नमस्कार। आज वैल्यू स्टॉक में हमारे साथ आए हैं एडवोकेट नीतीश मैसी। एडवोकेट मैसी जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स हैं। स्पष्टीकरण के लिए ये बता देना चाहूँगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ही जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का प्रोसीजरल काम करने के लिए किसी भी एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के साथ ही कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना पड़ता है। इनको सुप्रीम कोर्ट में आज प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और रिसेंटली एडवोकेट नीतीश मैसी ने एक केस में अपने क्लाइंट को एक्सिस बैंक के मामले में रिप्रेजेंट किया, जहां पर इन्होंने एक जजमेंट लिया है जिसमें कि एक्सिस बैंक क्लाइंट को डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के अंदर लेकर के गया था होम लोन की EMIs ना पे करने के लिए। उसी के सिलसिले में आज कुछ बातचीत करेंगे। जब मेरी और वकील साहब की बात खत्म हो जाएगी तो आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ उठा लीजिएगा एंड मैं उसी सीक्वेंस में बुलाता रहूंगा। सो वेलकम टुडे इवनिंग एडवोकेट मैसी, हाउ आर यू डूइंग? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। Happy Independence Day and good evening, Captain Vipul. It's always an honor and a pleasure to be invited by you. तो स्टार्ट करते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि आज की इस मीटिंग में 100 से ऊपर लोग हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एग्रीव्ड होम बायर्स इन वेरियस प्रोजेक्ट्स, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और इनमें से बहुत सारे, बल्कि शायद 99% लोग वही हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स में लोन्स लिए और आज उनको ना मकान मिलता है और लोन की मतलब रेंट भी दे रहे हैं, EMIs भी दे रहे हैं और वो बर्डन चलता ही जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बैंक्स और लेंडर्स जो हैं उनका अपना पैसा तो है नहीं, वो जब लोन्स डिसबर्स करते हैं या किसी भी तरह की फंडिंग किसी को भी करते हैं, so they have a fiduciary responsibility before they disburse public money towards a private builder's project. तो उनको ये लोन्स देने से पहले क्या क्या सावधानियां, what precautions are they supposed to be taking before they disburse home loans or property? So basically, bankers और lenders, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकर्स होते हैं, उनकी क्या लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिफोर गिविंग द लोन. So a bank before giving the loan should ensure that the borrower has obtained all the required permissions from the government, local authority, municipalities. Because अगर वो नहीं होगा तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो sooner or later तो वो स्टक हो ही जाएगा. So that would again be a situation where the bank will try to recover the money, but जो home buyer है उसके का घर तो बना नहीं है. So see, the loan process can go on, बट द डिस्पर्समेंट, जो लोन का जो पैसा दिया जाता है बिल्डर को, वो तभी होना चाहिए जब ये इंश्योर हो जाए कि उनको सारी क्लियरेंसेस गवर्नमेंट और अथॉरिटीज की तरफ से मिल गई हैं. बिसाइड्स हमारे देश में जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कम अंडर RBI. सो RBI कैन इटसेल्फ or ask the banks to appoint themselves appoint a auditor to check whether there is no misutilization of loans ये जो दे रहे हैं builders को. The banks can take legal action against these builders and approach the court to ensure that the project is completed within time. In this regard, they can go to the NCLT, which is a forum made for insolvency proceedings. They can get IRP जिसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड, सो दैट कई प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका बिल्डर के पास पैसा नहीं होता है, तो दे कैन अरेंज लोन और लेट्स से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रेजिडेंट्स एंड द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड. सो जो काफी केसेस में हुआ है और सक्सेसफुल भी हुआ है. अदरवाइज इन दैट द होम बायर्स कैन आल्सो गो एंड अप्रोच RERA, which is a special forum made for resolution of real estate disputes. और इस रिगार्ड में काफी RBI सर्कुलर्स आए हैं, दो पर्टिकुलरली 2013 and 15 के, which mandates the bank to frame their own policies, loan policies, so that due diligence can be done before giving any or disbursal of any loan to the builder. सर, आपने RBI के सर्कुलर्स का इसके अंदर जिक्र किया, ड्यू डिलिजेंस करी। मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक बात पूछना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो RBI के सर्कुलर्स नहीं है, बट आम काम जब करते हैं, बातचीत करते हैं, लोन डिसबर्स करने से पहले बिल्डर के साथ में बैंक, बायर या होम ओनर और बिल्डर, इन तीनों के बीच में को ट्राइपेट्राइट एग्रीमेंट बोलते हैं,
What is the significance of that document? So, sir, it's a very significant document because it defines the relation, the obligation, and responsibility of each party. That is the borrower, the lender, and the builder. होता क्या है कि जो बिल्डर होता है, he takes the money and he promises everything that no EMI till possession or zero EMI or something like this, right? And when the money is disbursed, he probably does not complete the project for whatever reasons, and the banker goes again after the home buyer, saying that you're supposed to pay the EMI, but you tell the bank that as per the advertisement, I was not supposed to pay the EMI, or as per my agreement with the builder, I was not supposed to pay the EMI till possession is given to me. बट ये जो चीज होती है वो लिखित में कहीं नहीं होती है, और उस जो अग्रीमेंट में होता है वो बैंकर पार्टी नहीं होता है. सो देयरफॉर अ ट्राइपार्टीट अग्रीमेंट इज नेसेसरी कि बैंक, बिल्डर और जो होम बायर है वो सब एक पेज पे आ जाए और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी लायबिलिटीज क्या हैं वो डिफाइन हो जाए. अब ट्राइपार्टेट एग्रीमेंट में 3 एंटिटीज जनरली रहती हैं सर. बैंक है, बोरोवर है विच इज द होम बायर और से प्रॉपर्टी बायर, और बिल्डर है. प्रॉपर्टी बायर तो इसमें सिर्फ साइन कर रहा होता है. प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रॉपर्टी बायर एग्रीमेंट ना बनाता है, ना 90% प्रॉपर्टी बायर्स को इस चीज का टेक्निकल नॉलेज होती है कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है. वो तो एक सिस्टम के तहत जाता है, लोग कहते हैं कि यहाँ साइन कर दो आप डिसबर्समेंट, वो साइन कर देता है. उसमें बिल्डर की क्या लायबिलिटीज हैं टुवर्ड्स डिस्क्लोजर्स इन दैट ट्राइपार्टेट? Very valid question. So you are right, absolutely. The builders, they play this kind of a fraud with the innocent home buyers, and they make a completely one-sided agreement in which the home buyer does not have any say. Ideally, what should happen, and what the tripartite agreement should contain is, as I said before, that they have obtained all the approvals, permissions from the local authorities, so that tomorrow there is no red tapeism, or you say you cannot go ahead with the construction because you didn't get any a particular approval. Second is, काफी प्रॉपर्टीज में थर्ड पार्टी डिस्प्यूट देखे गए हैं कि लैंड एक्वायर हो गई है बट एक पर्टिकुलर सेक्शन या खेत वो है वो अभी तक एक्वायर नहीं हुआ है, द प्रॉपर्टी इज पेंडिंग इन लिटिगेशन प्रॉब्ली. So this can be a big disadvantage towards the completion of the project. It should, the agreement, very important, should have a agreed timeline within which the property has to be handed over to the home buyer, right? And also the responsibility of the builder to ensure that written progress of the construction is given to the lender as well as the home buyer in writing in a construction stage-wise manner. It should also say that it's the builder's sole liability and responsibility to complete the project. The builder should also, in the tripartite agreement, it should also ensure and give a date, or let's say inform before a reasonable time, 1 week, 2 weeks, 30 days, the date, time, and venue of registration of the sale deed. So the builder shall be responsible, should contain that, should be responsible for delay in any case. Now, हम लोगों ने एक चीज सुनी होगी, subvention scheme, right? So what is the subvention scheme? What used to happen is that the builder takes the loan for, let's say, 3 years and tells the bank that I will pay the interest on the loan for 3 years upfront. Now, this is very catchy for the bank. Bank says very, very well, yes. It also tells the buyer that I will complete the project in 3 years, and you don't have to pay any EMI till you get possession. However, after getting the loan, he abandons the project for whatever reason, XYZ. And then the bank starts coercing the home buyer that you pay me the EMI. The home buyer says that I'm not supposed to pay the EMI as per the representation, to which the bank says that I'm not party or privy, as we say in legal language, to any such agreement. Therefore, it was 3 or 4 years back that RBI discontinued this, what is called a subvention scheme. However, even after this practice in some way or the other, in some camouflage, has continued. What now the builders kind of do is they say that, all right, okay, you take the loan, I give you PDCs to the home buyers.
saying that we will pay the EMIs to the bank on your behalf, and then they default. So, to my understanding, is still happening, although this should not happen. If the buyer is making any such promise, it should be in writing and it should be in the tripartite agreement where the banker is made a party and he agrees to these things. And if the builder defaults, the home buyer should not suffer on account of that, because they do not mention these very relevant critical points in the agreement. वकील साहब, एक तो इसी में से एक छोटी सी बात निकल के आती है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आजकल एक बहुत बड़ा ग्रुप है M3M, उसके डायरेक्टर्स को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी अरेस्ट कर रखा है, दो ब्रदर्स और उनका एक का लड़का है। और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में रिसेंटली एज गुड एज 5-6 महीने पहले तक 1090, 595 इस तरह की स्कीम्स में प्रोमिसेस करी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो प्रोमिसेस सही नहीं है? So I don't have the case facts with me, particular one that you're saying. And as a professional, if I don't have this case specific question, if I don't have the case papers, I cannot give you an answer. But broadly speaking, on the broad legal principles, I agree that the bill, it's totally legal. The builder cannot do this, right? Okay, so वो उस तरह की schemes जो हैं वो absolutely, this is a fraud on the home buyers. Okay. And as we go forward, I'll show you how the courts have reacted to this practice and also the relevant RBI circulars and what they say is. सर, अभी हम वापस से ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट पर आते हैं। अब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप मेरी ये समझे कि मेरे को बहुत ज्यादा सी लीगल नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से पूछूंगा जो प्रैक्टिकल होता है, या जैसे मैं चीजों को समझ रहा हूँ। तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में जो 3 पार्टीज हैं सर, एक तो है होम बायर, एक है बिल्डर और एक है बैंक। इन सब में एक्चुअली स्पीकिंग तो सबसे मजबूत बैंक है। उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे साधन है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, and most of the times it is the bank which kind of dictates what is to be written in the tripartite agreement, and they are much more experienced. अब HDFC लिमिटेड जैसा मान लीजिए, या HDFC बैंक जितनी बड़ी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में लोन्स देती होगी, तो उन्होंने अभी तक की बहुत सारी चीजों को अपने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स में शामिल किया होगा अपने बचाव करने के लिए, जब इस तरह की चीजें या ये वाली जो तकलीफें होम बायर्स पर आएंगी। सो ये जो बेसिकली जो लड़ाई है वो 50 लाख या 1 करोड़ या 25 लाख के लोन लेने वाले आदमी की अगेंस्ट हजारों करोड़ के एक बैंक के रिसोर्सेज की है। तो मैं इसमें समझना चाहूंगा सर, बैंक की क्या लायबिलिटीज एज पर दैट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, बैंक की क्या जिम्मेवारियां लीगल फ्रेमवर्क में है जो वो उस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट में लिखे या ना लिखे, फिर भी वो उसकी जिम्मेवारियां हैं? वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन। सो RBI के कुछ स्पेसिफिक सर्कुलर्स हैं। There is this RBI circular of 2013 and RBI circular of 2015, specifically on the home loan, which calls upon the bank to ensure that the loans are dispersed not recklessly, but in a construction-linked manner only. So ideally, what should happen is that when you go to buy a property, a book of property, you pay generally initially a 10% booking amount. Thereafter, the bank makes payment to the builder based on the construction milestone. This is what it should happen. On the construction milestones, that is the progress of the construction, you disperse the amount to them. When the project is completed, or let's say close to completion, the full payment is made. Meanwhile, the buyer has to pay the, let's say, pre-EMI interest on the home loan to the bank during the construction period. And as the construction progresses, the pre-EMI amount increases. This way, the customer only has to pay the full pre-EMI as opposed to the full EMI. But what happens is that after, let's say, you pay the initial deposit, 70 and 20 schemes, as we've discussed earlier, 80-20 schemes, that amount is disbursed to the builder recklessly. And finally, the home buyer has to suffer. In this regard, recently in 2021, RBI has come with a subsequent circular to 2013 and 15, where it mandates and make it necessary for banks and housing finance companies to ascertain that the stage of construction
before handing out any money to the developer. So they have to go and survey, make out a survey that what is the construction and submit a report. It can't be in this way that tomorrow they dust their hand and say that we are not aware of this. So it's these guidelines, they specifically make the banks liable to ascertain the construction progress of a particular project while giving the dispersing the loans to the builders. Now, the courts in this regard have taken a very strict view in favor of the home buyers by saying that this is complete violation of the RBI circular, and intervention of the court is required. And in view of that, interim, or let's what you can say is preemptive relief, has been granted to the home buyers, where DRT proceedings have been stayed. In other matters, the EMIs have been stayed while the construction has not been completed. Further, because what happens is that in pursuance to this course of actions, your CIBIL score, or let's say your whatever your credit score, it's discredited by the banks, and you cannot go and then apply for any loan. So specific directions have been given to the bank and necessary authorities that the CIBIL score should be restored. So that's a very comprehensive relief. I think that's the relief that aggrieved home buyer. It comes as a kind of a breathing sigh to them that you get a relief like this, where the EMIs have been stayed, where your DRT proceedings have been stayed, and your CIBIL score has been restored. सर तो क्योंकि इसमें इस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ये बताएं बोरोवर की क्या जिम्मेवारियां हैं? मैंने घर खरीदा, मैंने लोन लिया, मेरी क्या जिम्मेवारी बनती है एज पर दोज एग्रीमेंट्स व्हिच इज बिटवीन मी बिल्डर एंड द लेंडर एंड आल्सो द loan agreement with the lender? So broadly speaking, the liability of the borrower, that is the home buyer, is to make timely payments. But he has to ensure and let's say keep vigil, be alert as to whether all the conditions are met vis-a-vis that the dispersal of the loan especially is in a manner which is as per the agreement, in a construction linked manner, which is, as I've explained earlier, is prerequisite, or let's say the RBI circular mandates it. Generally, a subvention scheme, the builder agrees to pay, as I've said, the amount, but simultaneously they default, and they have to be aware basically of their rights. That's one. Read the tripartite agreement, or probably, as I would suggest, is go to a professional, a real estate agent. It can be a CA, it can be a lawyer, it can be anyone. Probably show them the documents, and if you're not aware, make yourself aware through their expertise that what are my rights here and what should I do. ओके सर, एक थोड़ा सा एक उस सवाल पर आते हैं जो एक्चुअल में, मतलब देखिए 90% 95% होम बायर्स जो हैं जिस दिन घर लेते हैं उस दिन से वो EMIs देते हैं. दैट्स द प्रोसेस, दैट्स इसीलिए ये इंडस्ट्री चल रही है, इसीलिए हम क्या करें जब रुक जाए, क्या करें जब प्रोजेक्ट से बिल्डर गायब हो जाए, क्या करें जब इतना डिले हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा है. देयर इज एब्सोल्युटली स्पीकिंग पता ही नहीं है क्या होगा. इट इज नॉट अ डिले कि सर मेरा सीमेंट का शॉर्टेज हो गया, मुझे 3 महीना दे दीजिए, मैंने लोग लगा रखे हैं. उतना सब्र और उतनी समझ हर किसी में होती है. बट जहां आप 2-2, 3-3, 4-4 साल से चक्कर लगा रहे हो, सोच रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, ज्ञापन दे रहे हो, और प्रोजेक्ट नहीं बनता है, प्रोजेक्ट रुक गया है, बिल्डर भाग गया है या धोखाधड़ी हो चुकी है, तो क्या करे सर वो आदमी जिसने इस सारे तंत्र के ऊपर भरोसा करके. Okay, so as I told you that the RBI circulars 2013-15, which mandates the banks or tells the bank that what is to be done, and if they don't do it, then they are in complete violation. You can approach the relevant court and seek relief against the banker. So if I can just explain what used to happen. So what happens is some banks come up with this innovative housing loan schemes. This is generally in collaboration with builders, with upfront dispersal of loan to builder by taking sanction of the home buyers,
because home buyer is a party to the party agreement, and as I said, they probably don't read it, and because of their innocence, they take advantage of this, and in this way they disperse the loan. These loans are probably like they're known as 80-20, 75-25 schemes. So the banks are also exposed, and so are the home buyers exposed because of one, non-completion of the project, and two, as I explained earlier, if the builder does not pay the EMI on behalf of the home buyer, then the home buyer suffers. So the bank runs the liability of, let's say, having a bad loan, and so does the homeowner, let's say home buyer, who is exposed to this risk where he has supposed to pay the EMI, or the bank comes after him and says you're supposed to pay the EMI, where he says that I don't have a home now, and why should I pay the EMIs? The courts have taken a very positive view. In fact, a Karnataka High Court has asked the bank not to take coercive steps, which means that EMIs are not to be recovered till the time the project is completed. And the court has asked the bank to restore the CIBIL score, as I told you earlier. Till now, there is no kind of adverse order against this, to my knowledge, for the Supreme Court. So this is a very positive order. Recently, the Delhi High Court gave a similar relief, but later on jurisdictional grounds said that you go to some other court and dismiss the petition. However, the Supreme Court, in appeal, reinstated the order, saying that you were enjoying this protection of EMIs, and interim protection for non-payment of EMIs have been given to the home buyers. मुझे जो आपकी बात समझ आई, क्योंकि देखिए सर, आपके और मेरे समझ में फर्क होगा। आप सुप्रीम कोर्ट के AOR है, मैं एक नॉर्मल गांव में काम करता हूँ, कि अगर घर बनने पर EMI नहीं दिया तो माननीय हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, और ऐसा EMI नहीं देने से जो सिविल स्कोर खराब हुआ या जो कोई कानूनी कार्रवाई बैंक्स वगैरह ने करने की कोशिश करी, उस पर भी होम बायर्स के रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने रोक लगाई। इज दैट व्हाट यू आर? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये ऑर्डर किया है कि EMI देने की वो आप कोर्स नहीं कर सकते हैं बैंक, और उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया है होम बायर्स को, ये कहते हुए कि आपको पहले भी ये प्रोटेक्शन मिला था, तो इसलिए हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और बाकी दूसरे देश के जो हाई कोर्ट्स हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने आपका सिविल जो स्कोर है वो भी रिस्टोर करने के लिए बोला है, ये बोलते हुए कि EMI का भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कि EMI देने की जरूरत नहीं है, और cannot be forced, मतलब देने की जरूरत का मतलब ये होता है कि nobody can force you to pay EMI. You want to give it voluntarily, that's a different thing, but you cannot be forced to give EMI, and उसके बेसिस पे, नॉन पेमेंट के बेसिस पे जो आपका सिविल स्कोर खराब होता है उसको भी रिस्टोर किया जाए। तो ये ऑर्डर्स ये हैं क्लास में। सर, एक इससे ना रिलेटेड अब मैं एक सवाल वैसे आपसे पूछता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट करके पूछता हूँ ताकि मैं अपनी बात समझा पाऊँ। मैं नॉर्मली मान लीजिए एक बना हुआ घर खरीदता हूँ, और मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा, बैंक से लोन लिया, बैंक ने मुझसे 20 लाख रुपए अपने लगवाए, 80 लाख का लोन दे दिया, और मैं किसी वजह से अगर वो लोन नहीं पे कर पाता, तो बैंक के पास में अपॉर्चुनिटी होती है वो उस घर को बेच करके अपना लोन रिकवर कर लेगा, और जो बचता है, अगर मान लीजिए उसने उस घर को 90 लाख में बेचा, 95 में बेचा, 80 अपने रिकवर किए, 2 लाख उसका ब्याज बनता था, कि बचा हुआ पैसा मुझे दे दिया, जो नॉर्मल प्रोसेस है। बट यहाँ तो प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, मॉर्गेज तो वो प्रॉपर्टी है बैंक के पास में, तो ऐसे में अब बैंक मेरे विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकता है? मुझे ये भी तो बताओ कि मेरे को कहीं मेरी और ही कोई चीज जो है वो रिकवरी या कुछ या कोई अटैचमेंट ना कर दे क्या? व्हाट एक्शंस कैन द बैंक टेक अगेंस्ट मी इफ आई रियलाइज कि भाई ये प्रोजेक्ट तो बन नहीं रहा है, और मैं अब EMI नहीं देना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि मैं अगर हौसला करूँ कि नहीं, चलो बैंक से अब किया जाएगा मुकाबला। So bank generally what it does is issues a final demand notice to you, and then they proceed against you in DRT, Debt Recovery Tribunal, specific tribunal या कोर्ट कह लें आप उसको, बनाया गया है for
रिकवरी बाय द बैंक्स। कई जगह होता है जहां पे डीआरटी नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ये चीजें करते हैं, रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो जगहें होती हैं। इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं कि आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स डालते हैं, आपके जो सारे एसेट्स होते हैं वो देखते हैं, और उसके बाद आपके अगेंस्ट अटैचमेंट ऑर्डर लेते हैं। आपका एक सवाल ये था कि इसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अलावा भी कुछ ले सकते हैं? जी। Is that what you asking? Okay. So, ideally speaking, or let's say legally, strictly legally speaking, if it is a mortgage loan against mortgage, तो वो mortgage property ही sufficient होनी चाहिए उसको, उसका जो लोन जो है extinguish करने के लिए। बट इसमें जो arbitrary और illegally banks वाले करते हैं, वो आपका स्टॉप पेमेंट, नॉन पेमेंट, पेनल्टी लगा करके, इंटरेस्ट लगा करके आपका अमाउंट इतना एक्सीड कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि जी आपकी जो अटैच जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उससे हमारा लोन विल नॉट बी squared off against it, so therefore we will attach your some other property, let's say your bank account, your stocks, your shares, debentures, so they can do that as well, and ये काफी practice होता है। However, this is arbitrary and it can be contested in the court, and you should be aware of your right. If something like this happens, you should be with your lawyers, legal advisors, your CAs, and approach the court and contest it there, because अगर आप कंटेस्ट नहीं करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट रिकवरी सर्टिफिकेट ले लेंगे और फिर आपको बाद में परेशानी होगी। इसमें मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहता हूँ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि कई बार हम लोन अग्रीमेंट जो हम करते हैं उसमें हमने एक एड्रेस डाल दी, मान लीजिए ये एड्रेस हो गया मेरे पेरेंट्स का हो गया, राइट, या मेरे किसी रिलेटिव का हो गया, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर। तो इसमें बैंक वाले कई बार ये भी होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर एड्रेस गिवन दे से कि वी आर गोइंग टू अटैच दिस प्रॉपर्टी आल्सो, तो इस हिसाब से भी आपको कोर्स करते हैं, हालांकि ये टोटली इलीगल है। दे कैन नॉट अटैच एनी अदर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर व्हाट बिलोंग्स टू यू, and in case of the mortgage property, the loan has to be squared off against the mortgage property, and they cannot come after you, say, illegally demanding a inflated high rate of interest and late fee charges and claim some other property. So you have to go and contest it before the court. So can I show you at this stage order which has been passed by the Delhi High Court? If you can do the screenshot. जो ऑर्डर देते थे उसको आप चारे में दिखाओ जी। सो मैं आपको एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा और पढ़ के भी मैं जब तक सुनाता हूं कि कोर्ट क्या बोल रहा है, सो दैट मैं तो आपको एक चीज समझा रहा हूं, बट जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको ये समझ में आए कि कोर्ट क्या बोलता है ऐसी चीजों में जो कि सिमिलर केसेस हैं जहां पे आपका इन्होंने लोन प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया है, आपका बैंक को ईएमआई ऑब्वियसली आप नहीं दोगे क्योंकि 4 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड इन द मीन टाइम आपका सिविल स्कोर खराब कर दिया, आपके अगेंस्ट डीआरटी प्रोसीडिंग्स इशू कर दिया, ये एनी अदर रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सो इफ यू कैन प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट एंड जी वकील साहब जो आपने भेजा वो मैं शेयर करता हूँ, मुझे भी और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। The petitioner had agreed to purchase a property by way of a tripartite agreement between the bank, the property developer, that is the builder, and the home buyer. The entire loan was released by the bank to the property developer in a single tranche. In disregard to the circular dated so and so 3/9/2013 issued by the Reserve Bank of India. तो यही सर्कुलर की जो हम बात कर रहे थे, इस तरीके के और कई सर्कुलर्स हैं, which mandates upon all banks to disperse housing loan towards property development only when it is closely linked to the stages of construction. Right? Para 3 of the said circular, if you can just share the other page which you shared earlier. So it says, the circular reads, in view of the higher risks associated in some lump sum dispersal of sanctioned housing loans and customer suitability issues, banks are advised that dispersals of housing loans sanctioned to individuals should be closely linked to stages of construction of the housing project, and upfront dispersal should not be made in case of incomplete under construction projects. So ये आरबीआई सर्कुलर जिसकी मैं बात कर रहा था उसका जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो कोर्ट ने इसमें वो किया है। इसके बाद कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि बिल्डर्स ने इसको फॉलो नहीं किया है। The statutory objective of the circular was that there is monitoring regarding the use of the monies of the loan advanced to the developer for the sake of security of the purchaser of the property, home buyer.
faithful use of the money in terms of the agreement between the parties. The bank possibly never went to the site to monitor whether the property was being developed. बैंक ने monitor ही नहीं किया है, as per the agreement between the parties. और ये relevant provision agreement में भी था. It released the entire amount in one lump sum before the project even started, over which the petitioner had no control. Now the money is sought to be recovered from the petitioners. The learned counsel for the petitioner submit, this is the other thing, and then notice is issued, and the last paragraph, the DRT proceedings have been stated. So this is what the purpose of me showing this to your viewers is that this is what is the kind of a bird's eye view of the courts. So the courts have taken a very sympathetic and view towards the home buyers, rightly so in my view, because there's been complete disregard and violation of these RBI circulars by the banks. सर आपने एक ये भी मेरे साथ शेयर किया था, ये मैं ऑडियंस को ही बता दूं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. मैं अगर आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, ये दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिसमें होम बायर्स का प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया था और बैंक्स उनके पीछे थे कि आप हमको ईएमआई दें. तो हाई कोर्ट ने शुरू में ये उनको प्रोटेक्शन दिया कि ईएमआई ना दी जाए, परंतु आखिर में उन्होंने बोला कि आपके पास और भी कोर्ट हैं, जैसे कि आपके पास कंज्यूमर कोर्ट है, आपके पास इंसॉल्वेंसी एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स है, तो आप वहां जाइए, और डीआरटी है, आप वहां जाइए, आप अभी हाई कोर्ट ना आइए. ये कहते हुए इन्होंने उनकी याचिका खारिज कर दी. परंतु जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा सिंपैथेटिक व्यू लेते हुए ये बोला कि क्योंकि आपको प्रोटेक्शन पहले मिला हुआ था तो हम आपको आगे भी यही प्रोटेक्शन देंगे ईएमआई पेमेंट. सो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है उसका ऑर्डर है, तो इसके मायने काफी हैं. ये दिखाता है कि कोर्ट का व्यू अच्छा फेवरेबल है और वो समझ रहे हैं कि होम बायर्स को क्या प्रॉब्लम हो. वकील साहब, अभी मेरे सवाल बाकी हैं क्योंकि मैं और समझना चाहूंगा. अभी आपने कोर्ट का ऑर्डर बताया, सब कुछ है, और इसी से अब कुछ मतलब इसी में आगे बढ़ते हुए अभी है मेरे 2-4 और सवाल मैंने लिख रखे थे सर. एक बार फिर पूछता हूँ आपसे, एक मिनट रुके जरा. तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया डीआरटी प्रोसीडिंग्स भी रुक सकती हैं और सिविल स्कोर भी वापस से रिस्टोर किया जा सकता है. अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे ना, हालांकि करते तो ये वो लोग हैं जिन पे कुछ मामले चल रहे होते हैं जहाँ उनको अरेस्ट किया जा सकता है, जिसको इंटरिम रिलीफ या इंटरिम बेल कहते हैं. क्या ऐसा कोई ऑप्शन होम बायर्स को भी अवेलेबल है जहां वो प्रीएम्प्टिव या इंटरिम रिलीफ कोई सीख कर लें? अगर करें तो किससे करें? रेरा से करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करें, हाई कोर्ट से करें? मतलब क्या होम बायर्स भी अपनी तरफ से पहले से ही जाकर के कि भाई बैंक डीआरटी और वो सब उस तरह की नागवार हरकतें ना करें, उस तरह की परेशानियां और वो प्रेशर्स ना बनाए, क्या होम बायर्स भी पहले से ही कोई रिलीफ ले सकते हैं? जी, होम बायर्स आपका एनसीएलटी जा सकते हैं और हाई कोर्ट जा सकते हैं. हालांकि हाई कोर्ट की जो पावर है वो अधिकतम है, वो बहुत ज्यादा है. जैसे कि मैंने आपको कर्नाटका वाला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर जिसमें सिविल वाले की बात हुई थी, और ये हाई कोर्ट का जो दिल्ली हाई कोर्ट के ये ऑर्डर एज एग्जाम्पल देने के लिए दिखाए आपको. सो ब्रॉडली स्पीकिंग एनसीएलटी और हाई कोर्ट दो ऐसे फोरम हैं जहां पे जाकर के आप प्रीएम्प्टिव रिलीफ दे सकते हैं. और हाई कोर्ट से स्पेशली आप इंटरिम रिलीफ, जैसे कि कई केसेस में मैंने आपको दिखाया, वो मिले हैं जहां पे बैंक्स को ये बोला गया है कि आप ऐसे फोर्स और कोर्स नहीं कर सकते हैं होम बायर्स को, बिकॉज क्लियरली आपने वायलेट किए हैं आरबीआई की गाइडलाइंस, और उसके बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप होम बायर्स के पीछे पड़ रहे हैं. राइट. सो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल ये मंथली डेवलपर्स का केस है कर्नाटका हाई कोर्ट का, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें ईएमआई पर इन्होंने स्टे लगाया है जिस तरीके से बोल सकते हैं, और उसके बाद ये बोला है कि आपको जो सिविल का जो स्कोर का जो खराब कर दिया गया था, इट हैज टू बी रिस्टोर्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. सर एक ना अब इसमें मेरा और भी चुपता हुआ सवाल होगा. जब ये स्कीम आती है कि घर खरीद लीजिए और या इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसको कैसे मार्केट में प्रेजेंटेशन कैसे होती है कि लाइसेंस मिल गया है और अब तो बैंक ने भी लोन अप्रूव कर दिया है और
अब तो सब सही है, क्योंकि जो डिलीजेंस करनी थी वो तो बैंक ने भी कर ली है, और उन्होंने तो कागज देख ही लिए हैं, तो अब आप तो आगे बढ़ के खरीद सकते हैं। तो सर क्या अब कोई बैंक के ऊपर कोई जिम्मेवारी, कोई लाइबिलिटी, कोई मतलब उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं जाकर के, कोई कानूनी बचाव नहीं है कि भाई आपकी भी तो जिम्मेवारी थी कि आप देखते ये बिल्डर इस काबिल भी है या नहीं, उससे पहले कि आपने पब्लिक का मनी कमिट कर दिया, आपने अपना नाम जो है उस प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड फॉर लोन्स बाय एक्स वाई जेड बैंक के, वो वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ those kind of institutions which operate under the license of the highest bank or the central bank, उनकी जिम्मेवारियां कहाँ हैं, उन्हें कैसे फिक्स करें? Very relevant question, sir. See, the bank has been considered what we in legal language say a state within the meaning of Article 12 when we read that with RBI. So इसका मतलब ये है कि बैंक एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है और उसकी ड्यूटी है कि वो फेयरली और नॉन आर्बिट्री मैनर में अपना काम करे, और जो आरबीआई के और जो रेलिवेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो रेगुलेशंस हैं उसकी माने। तो इन केसेस में क्लियरली वायलेशन हुआ है। हालांकि अगर आपके आरबीआई रूल्स ना भी होते तो भी हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पूरा कंडक्ट है इट्स क्लियरली आर्बिट्री एंड अनफेयर, वेयर जिसमें वो ट्रेजेडी ऑफ द होल सिचुएशन इज दैट ऑल डिफॉल्ट इज बाय द developer. The documents are prepared by the banker. The home buyer has no say in either of these transactions. All he's supposed to do is probably pay and write communications, what he can do. So why should the home buyer alone suffer by the non-action, let's say, acts and omissions of the developer and the banker? आपके जो particular सवाल है इसमें banker का वो है, तो banker के लिए RBI के जो circulars हैं वो हैं जिनमें उनको क्लियरली बोला गया है क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर वो ना भी हो तो भी जो कोर्ट्स के जो पुराने डिसीजंस हैं वो ये हैं कि बैंक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है और उसको उसकी ड्यूटी है कि वो फेयरली और एक अनबायस्ड और नॉन आर्बिट्री मैनर में अपने आप को कंडक्ट करे। सो अगर इसमें किसी को भी लगता है कि बैंक का रवैया खराब है तो वो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकता है, बिकॉज ये बैंक्स जो होते हैं स्पेशली कंज्यूमर फोरम के अंडर में आते हैं बिकॉज सर्विसेज होते हैं, और जो हाई कोर्ट की पावर है वो ज्यादा होती है इन ट्राइब्यूनल से, तो आप इंडो ऑल्टरनेटिव हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि हाई कोर्ट बोलता है कि नहीं आपके पास अगर एक फोरम है तो वहां जाएं, तो आप जनरली ये बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि ये जो ऑर्डर स्टे के होते हैं या इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं वो हम हाई कोर्ट ही पास कर सकते हैं और ट्राइब्यूनल्स जनरली नहीं करते हैं, मतलब देखा तो गया नहीं है, although it is still debatable. But High Court, being a bigger court and more powerful, can be approached and they can pass necessary directions. तो हाई कोर्ट मतलब बैंक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है? जी हाँ, जो जैसे कि काफी कोर्ट्स में जो कि मैंने आपको बताए हैं एज अ मैटर ऑफ प्योर एग्जांपल, जिसमें हाई कोर्ट ने सिमिलर ऑर्डर्स और रिलीफ्स पास किए हैं, जिसमें ईएमआई का स्पेसिफिकली स्टे दिया है। हालांकि टेक्निकल रीजन से उन्होंने मैंने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद ये भी लिया है और जो हाई कोर्ट से उन्होंने भी ये लिया है। अब सर मेरा लास्ट सवाल है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कायदे से देखा जाए सर तो इस पूरे प्रकरण में बोरोवर तो अपना काम कर ही रहा था, वो तो ईएमआई दे ही रहा था अभी तक। परेशानी बैंक को कब हुई? जब बोरोवर ने कहा जी मेरी तो हिम्मत नहीं है, अभी प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, आप मेरे से रिकवरी करे जा रहे हो। तो क्या सर बैंक इंस्टेड ऑफ इनिशिएटिंग अ डीआरटी प्रोसीडिंग और रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द होम बायर, क्या उसको उसको बिल्डर को नहीं कानून के उसमें लाना चाहिए कि भाई आप प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, आपने दुनिया का पैसा ले लिया है? I mean, whatever, it could be civil proceedings, criminal proceedings, should the bank actually not initiate those proceedings against the builder instead of the home buyers? सी, ये जो ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे थे ये बड़ा केस स्पेसिफिक होता है। अब जैसे कि कर्नाटका वाला जो मैटर था उसमें ये था कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी थी, तो उसमें कोर्ट ने व्यू लिया कि अगर ऐसा है कि डिफॉल्ट उनके पास में, तो आप सिर्फ होम बायर के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, जो कि आपका आर्ग्यूमेंट, जो कि आपका सवाल है। तो ये चीज वहां पे आई, बट हमको ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर केस में
क्या उसका टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है जो आपका ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट में। अगर ये स्पेसिफिक चीज है कि भाई जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है, तो फिर ऑब्वियसली आप बिल्डर के अगेंस्ट जाएं, हु हैज डिफॉल्टेड अलोंग विद द होम बायर, ही इज आल्सो लायबल, इक्वली लायबल। So this is the answer to your question, but I have to study a particular case to give my concrete opinion. That it cannot, मतलब broadly speaking हम हर चीज को नहीं बोल सकते, आपका जो चीज है वो सही है, लेकिन हर अग्रीमेंट अलग अलग होता है, तो उसके टर्म्स एंड क्लॉजेस देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से बोला जा सकता है। राइट सर, मेरे को आपकी बात से थोड़ा बहुत समझ आया, ब्रॉडली ये समझ आया कि अगर कहीं बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही होम बायर्स के साथ बदमाशी हो गई है तो वो ईएमआई को देना बंद करके अपने लिए रिलीफ सीख कर सकते हैं, बदनियती से नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें बैंक का पैसा नहीं देना है, Absolutely. but because they themselves are an aggrieved party and they need relief so that the things can be. And the court will see each and every case on its merits and see how what is the conduct of the parties। अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आपने कोई ईएमआई दी ही नहीं है और फिर आप बोलें कि स्टे कर दें। कोर्ट ये भी देखेगा कि आपने कितना डिलीजेंटली ईएमआई दी हैं अपनी, और फिर आपने एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब आपने देखा कि जी अब तो प्रोजेक्ट ही स्टॉल हो गया है, कोई वो नहीं है, सो कोर्ट कंसीडर ऑल दीज फैक्ट्स व्हिच व्हाट वी कॉल मेरिट्स ऑफ द मैटर एंड देन दे पास ऑन। थैंक यू एडवोकेट मेसी। हमारी बातचीत अभी एडवोकेट नितिश मेसी एओआर सुप्रीम कोर्ट से हो रही थी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head